देखिए आपका उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता, इसमें हम आपका माने मुख्य रूप से आपका ये बताया गया कि जो किसान हैं या खेतिहर हैं या जोतदार हैं उनका वर्ग बताया गया। उत्तर प्रदेश में उनको चार भागों में बांटा गया है। एक ऐसा किसान जो अपनी जमीन का ट्रांसफर कर सके तो उसको संक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर। एक ऐसा किसान जो ट्रांसफर नहीं कर सकता है जोते बोए, असंक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर। इसके बाद आसामी या किराएदार और एक सरकारी पट्टेदार। तो इसमें हम आपका ये संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर, उसके अधिकार और अधिकारों पर क्या क्या प्रतिबंध हैं, ये क्वेश्चन हम बताए हैं। अब अगले जो क्वेश्चन आते हैं इसके बाद हमने एससी और एसटी द्वारा आपका अपनी भूमि का ट्रांसफ़र कैसे किया जाएगा ये बताया गया है। अभी लिखवाना बाकी है, शायद संशोधन भी हुआ है, हम देख लेंगे आपका संशोधन। इसके बाद आपका जो पूछा जाता है, तीन चार क्वेश्चन और इधर पूछा जाता है, पहले उसको देखा जाए। पहला क्वेश्चन आपका जो पूछा जाता है परित्याग से, दूसरा आपका पूछा जाता है समर्पण से यानी कि सरेंडर से, और तीसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह आपका है ये घोषणा पाने का अधिकार, यानी कि आपका घोषणा पाने का अधिकार क्या है। तो पुराना जो कानून था उसमें घोषणा का अधिकार जो पाने का था वह आपका वन आपका 43 में था, लेकिन वर्तमान समय में जो घोषणा पाने का अधिकार है वह आपका सेक्शन 80 में दिया गया है। यानी कि जो 143 पहले आप पढ़ते थे वह अब किस में पढ़ना है आपका 80 में। तो घोषणा का मतलब तय करके हम शुरू करते हैं। पहला आपका छोटा छोटा क्वेश्चन निकालते हैं। आपका परित्याग यानी कि आपका अपेंडेड कहा जाता है और समर्पण को सरेंडर कहा जाता है। अब इसमें जो आपका क्वेश्चन बनता है आपका वह क्वेश्चन पहले देखा जाए और तब आगे बढ़ा जाए। देखिए आपका टिप्पणी में ही ये क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है, और क्वेश्चन आपका ये बनता है कि समर्पण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रावधानों का उल्लेख करिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपका बने कि सरेंडर ही पहले देखा जाए, इस सरेंडर से आप क्या समझते हैं और इसके प्रावधानों का आप उल्लेख करिए, तो आपका कैसे कह सकते हैं कि कैसे आप लिखेंगे इसको, आपका ये देखना है। तो जब भी आपका सरेंडर पूछे तो पहले तो सेक्शन याद रखिए 118, 119, 120 और 121, यानी कि चार सेक्शन लिखना है। 118, 119, 120 और 100 आपका 21। तो एक एक करके देखा जाए। सरेंडर का मतलब होता है परि सरेंडर का मतलब होता है समर्पण कर देना, यानी कि परित्याग माने समर्पण कर देना। यानी कि इसका मतलब कि जब कोई किसान या जब कोई आपका खातेदार अपनी भूमि पर खेती नहीं करना चाहता तो ऐसी कंडीशन में वह सरकार को अपनी भूमि सरेंडर कर सकता है। यानी कि सरकार को कह सकता है कि हमारी ज़मीन आप क्या करिए, ले ली। तो सरेंडर का मतलब कि भूमि को छोड़ देना, यानी कि अपनी जो जो कृषि भूमि को राज्य सरकार को क्या कर देना, दे देना। यानी कि जब कोई किसान अपनी ज़मीन पर खेती नहीं करना चाहता तो वह अपनी ज़मीन को किसको सौंप सकता है, आपका राज्य सरकार को। इसी को सरेंडर कहते हैं, समर्पण कहते हैं। सरेंडर का जो प्रावधान है आपका अन्य कानूनों में भी है, और वह जो कानून है आपका सीआरपीसी में
आपका सरेंडर का प्रावधान है और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। सेक्शन 44 का जो क्लाज 2 है सीआरपीसी में, वह स्पष्ट रूप से तो सरेंडर या समर्पण नहीं लिखा है, लेकिन उसी में सरेंडर का प्रावधान क्या है समाज, यानी कि जब किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति अपने को न्यायालय की अभिरक्षा में सुपुर्द कर देता है, उसी को सीआरपीसी में हम क्या कहते हैं कि अभियुक्त ने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। तो यहाँ भी सरेंडर किया जाएगा, लेकिन यहाँ जमीन को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? आपका स्टेट गवर्नमेंट। तो अब आइए 118 देखिए। अब आपका भूमिका 4-5 लाइन बांध के और लिखना शुरू कर देना है। भूमिधर द्वारा समर्पण। देखिए पहला, भूमिधर किसी जोत या उसके किसी भाग में अपने हित का समर्पण तहसीलदार को ऐसा करने के अपने आशय की सूचना देते हुए लिखित आवेदन देकर और उस पर अपना कब्जा छोड़कर कर सकता है, चाहे ऐसी जोत पट्टे पर दी गई हो या न दी गई। यानी कि पहला नियम ये आया कि जो भूमिधर है यानी कि किसान है, या जो खेती कर रहा है, या कृषक है, वह अपनी किस जमीन का, आपका माने पूरी जमीन का समर्पण कर सकता है कि उसके कुछ हिस्से का कर सकता है कि दोनों? तो दोनों, या तो पूरी जमीन को दे दे, समर्पण कर दे, या उसके कुछ हिस्से उसमें अपना हित छोड़ता है। समर्पण के लिए वह आवेदन किसके समक्ष देगा? तो तहसीलदार के समक्ष देगा। लिखित देगा कि मौखिक देगा? लिखित देगा। और समर्पण का एप्लीकेशन देने के बाद उस जमीन का कब्जा रखे कि छोड़ दे? छोड़ दे। उस जमीन का कब्जा छोड़ दे। उसने वह जमीन लीज पर यानी कि किसी को पट्टे पर दे रखी हो या न दे रखी हो, उससे मतलब नहीं है। यानी कि जो जमीनें भूमिधर ने पट्टे पर दे रखी है, उस जमीन का भी वह समर्पण करने का क्या रखेगा? हक रखता है। तो बस एक लाइन हो गया आपका, यही तो याद करना है। भाई समर्पण कौन कर सकता है? भूमिधर। फिर समर्पण अपने के कितने हिस्से का, या कुछ हिस्से का या पूरे का, के समक्ष लिखित में एप्लीकेशन देगा तहसीलदार। इसके बाद अपनी जमीन का कब्जा छोड़ देगा कि नहीं? छोड़ देगा। और आपका भले वह जमीन की गई हो पट्टे पर, यही आपका समर्पण। अगला देखते हैं, जहाँ किसी जोत का केवल हिस्सा समर्पित किया गया हो, वहाँ तहसीलदार ऐसे भूमिधर द्वारा देय भू राजस्व को प्रभाजित करेगा। यानी कि मान लीजिए 10 बीघा जमीन थी और भूमिधर ने अपने 5 बीघा जमीन का समर्पण कर दिया। 5 बीघा उसके पास है, तो कितने का वह आज भी भू राजस्व देगा? 5 बीघे का। और जो समर्पित कर दिया उसके लिए कोई भू राजस्व नहीं देगा। तो कौन ये डिसाइड करेगा अगर कि कितने का भू राजस्व देना है और कितने का नहीं देना है? तो ये डिसीजन कौन देगा? तहसीलदार। मैंने बंटवारा कौन करेंगे भू राजस्व का? तहसीलदार। अब आइए 119 देखा जाए, आसामी द्वारा समर्पण। आसामी यानी कि टेनेंट द्वारा, टेनेंट यानी कि किराएदार द्वारा, यानी कि ऐसा भूमिधर जो भूमि के मालिक को किराया दे रहा है और उस भूमि को जोत बो रहा है। तो क्या आसामी अपनी भूमि का, जिस पर वह किराएदार, कहिए आसामी माने किराएदार है, क्या वह समर्पण कर सकता है कि नहीं? सरेंडर कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। तो देखिए किस धारा में कर सकता है? 119। उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता की कौन सी धारा? 119। भाई आप दिमाग में बैठाइए, बेरेट की भाषा न तैयार करिए। यही बातें हमें लिखनी है अपनी भाषा में। ये थोड़ा अपने दिमाग में क्या करिए, बैठाइए। देखिए
आसामी किसी जोत में किंतु उसके किसी अंश मात्र में नहीं अपने हित का समर्पण भूमिधर को नहीं भूमिधारक को ऐसा करने के अपने आशय की सूचना देते हुए लिखित नोटिस देकर और उस पर अपना कब्जा छोड़कर कर सकता है। अगर कोई किराएदार या आसामी जिस पर कि उसका कब्जा है आपका, माने क्या वह समर्पण कर सकता है कि नहीं, तो आपका जवाब रहेगा कर सकता है। अब समस्या ये है कि उसे पूरी जमीन का समर्पण करना पड़ेगा कि जमीन के कुछ हिस्से का, तो आसामी पर रोक लगाई गई है, वह कुछ हिस्से का नहीं कर सकता। अगर आसामी करता है तो पूरी जमीन का करना पड़ेगा। यानी कि 5 बीघा किराए पर लिया है तो 2.5 बीघे का नहीं कर सकता, करना भी है तो कितना कर सकता है, पूरे 5 बीघा का। किसको लिखित में सूचना देकर कब्जा छोड़ेगा, तो तहसीलदार को नहीं, किसको सूचना देना है, मालिक को। और लिखित में कि मौखिक, लिखित में, और लिखित में सूचना देकर कह दे कि हम जमीन समर्पित करते हैं, अब हम इस जमीन से हमारा कोई नहीं है, आप अपनी जमीन लीजिए, अब हम किराया उराया इत्यादि नहीं देंगे। तो आसामी द्वारा समर्पण आपका की धारा में दिया गया है 119। इसके बाद 120 महत्वपूर्ण है। समर्पण का प्रभाव क्या होगा, तो समर्पण फिर एक बार देखिए, भूमिधर करता है समर्पण, तो 118 में तहसीलदार को सूचना दिया, किराएदार या आसामी करता है तो भूमिधर को सूचना दिया, दोनों लोग कब्जा छोड़े, तो इस अगर भूमिधर या आसामी अपनी जमीन को समर्पित कर देता है तो ऐसी दशा में उस समर्पण का क्या इफेक्ट होगा, वह प्रभाव किस धारा में दिया गया है, 120, ये भी लिखना पड़ेगा। देखिए पहला खंड, किसी भूमिधर या आसामी के संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने अपने द्वारा धारित भूमि का समर्पण उस दिनांक से कर दिया है जब धारा 118 या 119 के अनुसार ऐसी भूमि का कब्जा छोड़ दिया गया है। यानी कि चाहे भूमिधर हो या आसामी हो, किस तारीख को ये माना जाएगा उसने भूमि का समर्पण या सरेंडर कर दिया है, तो एप्लीकेशन के दिन से नहीं बल्कि उस दिन से माना जाएगा जिस तारीख से उसने भूमि पर कब्जा क्या किया है, छोड़ दिया। भाई भूमि पर जहाँ कोई भूमि किसी आसामी द्वारा समर्पित की जाती है तो ऐसी दशा में वहाँ ऐसी भूमि में आसामी का जो हक या हित होगा समर्पण के दिनांक से समाप्त समझा जाएगा। यानी कि किराएदार का हक बना रहेगा कि अब समाप्त हो गया, समाप्त। और किसी भूमिधर द्वारा समर्पित भूमि के मामले में आपका भूमिधर का जो हित है समर्पण की तारीख से आपका क्या हो जाएगा, समाप्त। समर्पण की तारीख कौन मानी जाएगी, तो ऐसी दशा में आपका जिस दिन इन लोगों ने अपना कब्जा क्या किया है जमीन से छोड़ा है, तो भाई आसामी समर्पण किया है तो आसामी का हक समाप्त हो गया जमीन से, भूमिधर किया है तो किसका हो गया, भूमिधर का, आसान भाषा में। अब ये है कि धारा 121 देखिए, समर्पण की स्थिति में लगान या राजस्व का दायित्व। तो अगर आसामी या भूमिधर अपनी भूमि का समर्पण करता है तो अब जो राजस्व वसूला जाता था उस भूमि से उसका क्या होगा, ये हमें देखना है। उस बारे में प्रावधान आपका 121 में किया गया है। तो भाई अब जब समर्पण कर ही दिया तो क्या
ऐसा भूमिधर या ऐसा आसामी अब आपका राज्य भू राजस्व देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। लेकिन डेट थोड़ा याद रखना है। देखिए डेट आपका महत्वपूर्ण है, वहीं आपको याद रखना है। देखिए आपका धारा 118, 119 और 120 के उपबंधों के होते हुए भी भूमिधर या आसामी समर्पण के दिनांक के अनुगामी कृषि वर्ष के संबंध में जोत का यथास्थिति भू राजस्व या लगान का देनदार बना रहेगा जब तक कि समर्पण का नोटिस अप्रैल के प्रथम दिनांक के पूर्व न दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर समर्पण की नोटिस दे दी गई है 1 अप्रैल के पहले, तो जो अगला कृषि वर्ष होगा उसके लिए अब भू राजस्व इन लोगों को नहीं देना है। लेकिन अगर 1 अप्रैल के बाद दी गई, यानी कि 1 अप्रैल या 2 अप्रैल या 3 अप्रैल या इसके बाद दी गई है, तो अगले साल का भू राजस्व इन्हें अभी क्या हो करना पड़ेगा? देना होगा 1 साल। तो बस एक डेट याद रखिए, 1 अप्रैल के पहले अगर सूचना दी गई है समर्पण की, तो अगले साल का भू राजस्व नहीं देना है। और 1 अप्रैल या उसके बाद दी गई है, तो अगले साल का क्या करना पड़ेगा? भू राजस्व देना पड़ेगा। कौन सी धारा बताती है? 121। इस प्रकार समर्पण आसान है, आए तो अपना 1 1.5 पेज में आसानी से दिमाग में बैठाए रहे, लिख ले। अब आइए ए बैंडेड देखा जाए। ए बैंडेड यानी कि परित्याग महत्वपूर्ण है। एक तो परित्याग किसे कहा जाता है? परित्याग के आपका परिणामों का उल्लेख करिए और परित्याग के परिणामों का उल्लेख करिए। यही आपका क्वेश्चन बनता है। परित्याग का मतलब होता है आपका जमीन छुड़वा लेना, यानी कि जमीन छुड़वा लेना या परित्याग कर देना, यानी कि जमीन से मोह माया जो है आपका छोड़ देना कह सकते हैं। तो जब परित्याग का मतलब ये हुआ कि जमीन छीन ली जाती है। भाई आपका समर्पण में स्वेच्छा से किया जाता है, नोटिस दिया जाता है, लेकिन परित्याग में आपकी जमीन छीन ली जाएगी। जो पुराना कानून था उसमें आपका ये नियम था कि अगर कोई कृषक लगातार 3 वर्षों तक खेती नहीं करता, तो तहसीलदार नोटिस जारी करेंगे कि तुम खेती नहीं कर रहे हो, अपनी जमीन परती छोड़े हो, क्यों न तुम्हारी ये संपत्ति सरकार छीन ले। सरकार छीनने का मतलब परित्यक्त घोषित कर दे, ये बैंडेड घोषित कर दे, क्यों न तुम्हारी जमीन छीन ली जाए सरकार द्वारा। पुराने कानून में था, लेकिन नए कानून में कुछ बदलाव लाया गया है। वही बदलाव आपको देखना है कि परित्याग के बारे में क्या क्या बदलाव लाया गया है। तो अभी भी 3 साल ही है। नोटिस तहसीलदार उस समय जारी करते थे। अगर किसान नोटिस पाने के 6 माह के अंदर कृषि कार्य शुरू कर देता था, तो परित्याग की कोई कार्यवाही नहीं होती थी, और नहीं करता था तो जमीन क्या उसकी कर ली जाती थी? छीन ली जाती। तो वर्तमान नियम क्या है? देखिए आपका वर्तमान नियम 122 और 123। 122 धारा में भूमिधर द्वारा परित्याग और 123 में है परित्याग का परिणाम। तो समर्पण में याद रखिए स्वेच्छा से छोड़ा जाता है, और परित्याग में सरकार जबरदस्ती क्या करेगी? छीन लेगी। ये कहिए। तो देखिए आपका क्या नियम है, बेरेट की भाषा थोड़ा देखिए तब सही रहेगा। देखिए आपका 122 सेक्शन है भाई। यदि कोई भूमिधर लगातार 3 कृषि वर्ष की अवधि तक भू राजस्व का भुगतान न करे, उस भूमि का कृषि के लिए प्रयोग न करे, और वह उस ग्राम को छोड़ दे जिसमें वह साधारणतया निवास करता है, जिसका पता न हो, यानी कि आपका निवास करता है और उस गांव को छोड़ दिया, पता ही नहीं है,
कि आपका कहाँ चला गया। तो परित्याग के लिए 3 बातें हुई। कौन कौन सी बातें? पहली बात यह है कि लगातार 3 कृषि वर्ष तक उसने रेवेन्यू न दिया हो। तीनों बातें एक साथ अप्लाई होगी। क्या नहीं लिखा है, सतर्क रहना है। बीच में क्या लिखा है और, तो एक दिमाग में बैठा लीजिए। कम से कम लगातार 3 कृषि वर्ष तक उस कृषक ने, उस भूमिधर ने भू राजस्व या रेवेन्यू का भुगतान नहीं किया, तथा इसी के साथ आपका लगातार कह सकते हैं और लगातार 3 वर्ष तक उस भूमि का कृषि के लिए क्या न नहीं किया है प्रयोग, यानी कि 3 वर्ष तक न तो खेती किया, न भू राजस्व दिया, और वह ग्राम को छोड़कर चला गया है और कुछ पता नहीं है कि कहाँ चला गया। तो फिर एक बार 3 चीजें एक साथ पूरी होनी चाहिए। लगातार 3 कृषि वर्ष तक भू राजस्व न दिया हो, पहला नियम, ये भी याद रखिए। दूसरा नियम है लगातार 3 साल तक उसी के साथ साथ खेती न किया हो और उसी बीच गांव छोड़कर क्या किया हो, चला गया हो और पता न हो। भाई आपका पता ना हो तो क्या होगा? तो अगला नियम देखिए क्या होगा। तो कलेक्टर ऐसी जांच करने के पश्चात जिसे वह आवश्यक समझे ऐसे भूमिधर द्वारा धृत यानी कि धारित भूमि का कब्जा ले सकता है। तो बताइए अब कौन कब्जा ऐसी भूमि का ले लेगा? कलेक्टर, जांच के पश्चात। यानी कि कलेक्टर जांच करेंगे और जांच में सच्चाई पाई गई तो जो ये भूमि है अब उसका कब्जा कौन ले लेंगे? कलेक्टर। तो कलेक्टर ले लिए मतलब कि भूमि किसके पास चली गई? सरकार के। भाई कलेक्टर किसके आदमी है? व्यक्तिगत तौर पर तो लेंगे नहीं। तो फिर एक बार याद कर लीजिए, परित्याग कब? तो कोई भूमिधर है जो लगातार 3 कृषि वर्षों तक क्या न दिया हो, भू राजस्व। उसी समय लगातार 3 वर्षों तक खेती न किया हो और इस बीच वह गांव छोड़कर क्या हो, फरार। पता लग पा रहा है कि नहीं? नहीं। तो कौन जांच करेंगे इसकी सूचना मिलने पर? कलेक्टर। और कलेक्टर जांच करके ऐसी भूमि का कब्जा क्या करेंगे? ले लेंगे। इसी को एक लाइन में हम क्या कहेंगे? भूमिधर द्वारा परित्याग। बताइए भूमिधर स्वेच्छा छोड़ दिया कि ले लिया गया? ले लिया गया। किसने ले लिया कब्जा जमीन का? कलेक्टर महोदय ने। जमीन छीन ली गई कि तुम खेती करो, नहीं तो जमीन हम क्या करेंगे? ले लें। अगला देखिए खंड 2। जहाँ कलेक्टर उपधारा 1 के अधीन किसी भूमि का कब्जा ले लिया हो वहाँ वह उसे भूमिधर की ओर से एक बार में 1 कृषि वर्ष की अवधि के लिए विहित रीत से पट्टे पर दे सकता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कलेक्टर जब ऐसी भूमि का कब्जा ले लेते हैं तो कलेक्टर चाहें तो ऐसी भूमि को लीज या पट्टे पर दे सकते हैं कि नहीं? दे सकते हैं, लेकिन कितने साल के लिए? केवल एक बार में 1 साल। 1 साल में भाई, एक ही वर्ष है ना, एक बार में 1 कृषि वर्ष की अवधि के लिए, मैंने 1 साल का ही है। यानी कि फिर एक बार देखिए, बहुत आसान है, उतना कठिन नहीं है, थोड़ा आसान भाषा में देखिए। जब कलेक्टर ऐसी भूमि का कब्जा ले लेते हैं तो कलेक्टर अगर चाहें, बाध्य नहीं है, चाहें तो ऐसी भूमि का कब्जा माने ऐसी भूमि को पट्टे पर दे सकते हैं। तो पट्टे पर कितने कृषि वर्ष के लिए दे सकते हैं? एक बार में अधिकतम कितना? एक। ऐसे याद करिए, यही लिखना है, भले खंड ना याद हो, दिमाग में बैठाइए कि हमें यही लिखना है। 70 नंबर कम नहीं होता। 70 नंबर का ही आएगा। अगला देखिए क्लास 3। यदि भूमिधर या कोई अन्य व्यक्ति जो विधि पूर्वक भूमि का हकदार हो उस दिनांक को जब कलेक्टर ने उसका कब्जा लिया हो अनुगामी कृषि वर्ष के प्रारंभ होने से 3 वर्ष की अवधि के भीतर उसका दावा करे तो वह उसे देयों का, यदि कोई हो, भुगतान करने पर और ऐसी शर्तों पर
जैसा कि कलेक्टर उचित समझे, कलेक्टर भूमि को क्या कर सकते हैं, वापस, यानी कि फिर वापसी का भी प्रावधान है। अगर ऐसा व्यक्ति अगले 3 साल के अंदर आ जाता है, कलेक्टर के यहाँ एप्लीकेशन देता है कि हजूर आपने हमारी भूमि ले ली है, हमारी भूमि वापस की जाए, हम खेती करने के लिए तत्पर और क्या है, तैयार। तो कलेक्टर चाहें तो आपका कलेक्टर क्या करेंगे, अगर उन्हें उचित लगता है तो वे ऐसी भूमि को क्या कर सकते हैं, पुनः कृषक को या खातेदार या भूमिधर को वापस। तो कितने दिन में आकर वापस मांग सकता है, 3 साल। तो इधर भी 3 साल, उधर भी 3 साल, कितने दिन खेती नहीं किया लगातार, 3 साल। और उधर वापस मांगने में भी कितना है, 3 साल। खंड 4 देखिए, जहां उपधारा 3 के अधीन कोई दावा न किया जाए और यदि कोई दावा किया जाए तो उसे अस्वीकार किया कर दिया जाए, वहां कलेक्टर जोत को परित्यक्त घोषित करते हुए आदेश देगा कि ये खेत क्या हो गया है, ये बैंडेड हो गया है, परित्यक्त हो गया है, यानी कि छीन लिया गया है। अगला देखिए 5वां, उपधारा 4 के अधीन कलेक्टर का प्रत्येक आदेश विहित रीत से प्रकाशित किया जाएगा और धारा 144 के अधीन किसी वाद के परिणाम के अधीन रहते हुए अंतिम होगा। खंड 6 देखिए, इस धारा की कोई बात ऐसे भूमिधर द्वारा धारित किसी जोत पर लागू नहीं होगी जिसके पक्ष में धारा 80 के अधीन घोषणा की गई है, जहां ऐसी घोषणा आपका निरंतर प्रवृत्त हो, निरंतर यानी कि वर्तमान समय में क्या हो, लागू। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, अब धारा 80 पर ही आना है मुख्य रूप से। धारा 80 ये बताती है कि अगर कोई भूमिधर है, अपनी जमीन पर खेती नहीं करना चाहता, तो वह एक डिक्लेरेशन करा दे, घोषणा करवा दे कि हम अपनी जमीन पर खेती नहीं करेंगे। तो चाहे 10 साल खेती न करे, 20 साल, अब कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वह जमीन के बारे में अब क्या हो चुकी है, घोषणा। तो जिन कृषि भूमियों के बारे में धारा 80 के तहत क्या हो चुकी है, घोषणा, और घोषणा लागू भी है, उन जमीनों पर क्या ये धारा 122 यानी कि परित्याग का सिद्धांत लागू होगा कि नहीं, नहीं होगा। याद रखिए, इसमें लागू होगा कि नहीं, नहीं होगा, क्योंकि वो तो अब कृषि भूमि से क्या चला गया, बाहर। अगला देखिए आपका धारा 123, परित्याग का परिणाम क्या होगा। तो जब कलेक्टर भूमि छीन ही लिए हैं तो उसका प्रभाव क्या होगा। अब देखिए इफेक्ट क्या है। धारा 122 के अधीन जोत जब परित्यक्त हो, वहां उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे। तो जोत समस्त भारों से मुक्त होकर पूर्णतया किसमें निहित हो जाएगी, राज्य सरकार। यही तो शुरुआती दौर से बताया जा रहा है। जैसे ही कलेक्टर ने छीना जमीन, वो भार सहित की भार रहित, भार रहित, यानी कि कोई जिम्मेदारी नहीं भू राजस्व देने की, किसमें वेस्टेड हो जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट। अब जमीन किसकी हो गई, राज्य सरकार। दूसरा परिणाम देखिए, संबंधित भूमिधर का ऐसी जोत में अब कोई न तो अधिकार होगा, न हक होगा, न हित होगा। यानी कि जो कृषक था उसके सारे अधिकार अब उस भूमि से बने रहेंगे कि समाप्त हो जाएंगे। तो पहला परिणाम क्या हुआ, वह जमीन किसमें वेस्टेड हो गई, राज्य सरकार। दूसरा परिणाम क्या हुआ, कृषक के सारे अधिकार, हित और हक क्या हुए, समाप्त। तीसरा, संबंधित भूमिधर ऐसी कृषि वर्ष के लिए जिसके दौरान उक्त धारा की उपधारा 4 में निर्दिष्ट आदेश दिया गया हो, ऐसी जोत के संबंध में देय भू राजस्व का देनदार बना रहेगा। यानी कि जिस कृषि वर्ष में ऐसा आदेश दिया गया है, उस कृषि वर्ष का वह जो भूमिधर है भू राजस्व देगा। उसके बाद से अब देने का दायित्व, यानी कि जिस वर्ष में उसकी जमीन छीनी गई,
उस वर्ष का तो उसे भू राजस्व क्या होगा, देना ही होगा। लेकिन अब अगले वर्षों से वह भू राजस्व देने से क्या हो जाएगा, मुक्त, क्योंकि सरकार, अब जमीन किसकी हो गई, सरकार। तो ये परित्याग हो गया। अब बहुत आसान है, कोई कठिन थोड़े है। अब यही है कि आपको दिमाग में बैठाना है, कुछ ज़्यादातर लेक्चर से दिमाग में बैठाइए, ताकि 15-20 लाइन तो कम से कम लिख लीजिए, लिख सकते हैं, और धारा कुछ याद रखिए। अब आइए, अगला जो क्वेश्चन इधर बनता है वह आपका बनता है सेक्शन 80 से। इसके बाद कल से हम आपका उत्तराधिकार शुरू कर देंगे, क्योंकि उत्तराधिकार से भी क्वेश्चन बनता है, फिर भू राजस्व की वसूली, और फिर आपका बचा कुचा क्वेश्चन। जो मेन मेन क्वेश्चन है पहले उसको हम पढ़ा रहे हैं, यानी कि इसके बाद सक्सेशन बताया जाएगा घोषणा के बाद। इसके बाद आपका भू राजस्व कैसे वसूला जाएगा वो पूछा जाता है। उसके बाद जो छोटे फटके प्रावधान है वह हम देखें। देखिए, आपका घोषणा का अधिकार जो है आपका एक एक करके देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आपका लंबा चैप्टर है, यानी कि छोटा नहीं है, ये काफ़ी लंबा है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। देखिए, आपका जब कोई संक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर, यानी कि आपका, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि घोषणा पाने का जो अधिकार है वह सभी भूमिधरों को प्राप्त नहीं है, केवल और केवल इस भूमिधर को प्राप्त है बीटीआर, यानी कि भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट। पहला चार हम बताए थे, कौन कौन, आपका भूम माने संक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर, दूसरा असंक्रांत, तीसरा आसामी, चौथा सरकारी पट्टेदार। तो घोषणा पाने का अधिकार किसको केवल प्राप्त है, बीटीआर, यानी कि भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट, यानी कि संक्रमणीय अधिकार वाला भूमि। इसको थोड़ा समझिए भूमिका पहले उसके बाद तो आपका और बताया जाए। बेयर एक्ट अभी नहीं, पहले भूमिका लिखिएगा, उसके बाद आप बेयर एक्ट लिखिएगा। देखिए, जब उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 में घोषणा पाने का अधिकार दिया गया था, जिसे वर्तमान कानून में, यानी कि उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 में, यानी कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 में प्रावधानित किया गया। ये भूमिका में 2 लाइन दिखा दीजिएगा कि पुराने कानून में किस सेक्शन में था। तो कौन सा सेक्शन था, 143। इसमें कौन सा सेक्शन है नए कानून में, 8। अब आपको माने घोषणा होती क्या है, ये थोड़ा बहुत भूमिका 3 से 4 लाइन बांध, कि जब कोई संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर अपनी कृषि भूमि का प्रयोग कृषि कार्य के लिए न करके अन्य कार्यों के लिए करना चाहता है, तो वह इसके लिए घोषणा पाने के लिए एप्लीकेशन दे सकता है और घोषणा पा सकता है। घोषणा जैसे ही घोषणा पाई जाती है तो उस जमीन के बारे में जो ये इस संहिता के नियम हैं ये अप्लाई नहीं हो, यानी कि न तो उसका अब समर्पण होगा, न ही परित्याग होगा, न ही जमीन अब भू राजस्व देगी, न ही उत्तराधिकार के ये नियम लागू होंगे। तो घोषणा के बाद ये जो कानून है ये उस जमीन पर लागू। तो अब समस्या ये आती है कि आखिर जैसे ही घोषणा हुई तो उस जमीन के बारे में आखिर कौन सा कानून लागू होगा। तो आपका जवाब रहेगा उस व्यक्ति का पर्सनल लॉ, यानी कि जो सक्सेशन होगा अब इस कानून के अनुसार नहीं बल्कि उसके पर्सनल लॉ से होगा। अगर वह हिंदू है, घोषणा कराया है, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत उस जमीन का निस्तारण आगे होगा।
मुस्लिम है तो मुस्लिम के उत्तराधिकार के अनुसार होगा, लेकिन ये कानून अब उस पर अप्लाई होगा कि नहीं? नहीं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि हम खेती न करें, मान लीजिए एक एससी एसटी, आपका मान लीजिए एसटी कैटेगरी का व्यक्ति है, संक्रामक अधिकार वाला है, तो वह चाहता है कि हम अपनी ज़मीन पर खेती न करें, तो धारा 80 के तहत वह क्या पा सकता है? घोषणा। जैसे ही घोषणा पाएगा, जो अंतरण पर इस कानून में प्रतिबंध है, वे सारे प्रतिबंध अब क्या हो जाएंगे? समाप्त। प्रभाव यही होगा आपका मुख्य रूप से। तो घोषणा देखिए आपका इसमें जो घोषणा के बारे में प्रावधान किया गया है, इसमें मुख्यतः दो प्रावधान है। पहला प्रावधान ये है कि जो बीटीआर हैं, यानी कि संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर है, वह पहले से ही अपनी जमीन का प्रयोग उद्योग धंधों के लिए कर रहा है, व्यवसाय के लिए। तो एक तो हो गया कि घोषणा के पहले से ही हम उस जमीन का प्रयोग उद्योग के लिए कर रहे हैं, और इस बात की घोषणा कर दी जाए कि हमारी जमीन कृषि भूमि में न रहकर कहाँ किया जाए? उद्योग या व्यवसाय के लिए है। दूसरा, यानी कि एक पहला खंड जो रहेगा, वो पहले से ही उस जमीन का प्रयोग किसके लिए कर रहा होगा? उद्योग धंधा। जो दूसरा खंड होगा, ये डिमांड की जाएगी कि हजूर हमारी भूमि कृषि भूमि है, अभी हम व्यवसाय के लिए प्रयोग नहीं कर रहे हैं, भविष्य में हम इसका प्रयोग किस के लिए करेंगे? व्यवसाय के लिए। आप क्या करिए? घोषणा। तो पहले से प्रयोग कर रहा है, केवल उसको घोषणा करानी है, तो खंड 1। अभी प्रयोग नहीं कर रहा है, लेकिन पहले क्या कराना चाहता है? घोषणा। तो कौन सा क्लाज लागू होगा? आपका 2। दोनों हो सकता है। पहले से प्रयोग कर रहा है तो क्लाज 1, और नहीं अभी प्रयोग कर रहा है तो कौन सा क्लाज? 2। देखिए थोड़ा बहुत और 80 का क्लाज 1 देखिए, बेरेक्ट भाषा, जहां संक्रमणीय अधिकारों वाला कोई भूमिधर, तो पहला पॉइंट तो ये पकड़िए कि घोषणा या डिक्लेरेशन का अधिकार किसको प्राप्त है? सभी भूमिधरों को नहीं, पीटीआर को प्राप्त है, यानी कि भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट। दूसरा देखिए, अपनी जोत या उसके आंशिक भाग का उपयोग, तो चाहे पूरी जमीन की घोषणा के लिए आवेदन दे या जमीन के कुछ हिस्से के उपयोग, औद्योगिक यानी कि उद्योग के लिए कर रहा है, वाणिज्य के लिए कर रहा है, आवासीय प्रयोजन के लिए करता है। करता है का मतलब कि पहले से ही वह कृषि भूमि पर क्या बना लिया है? उद्योग, या कमर्शियल यूज कर रहा है, या उसके आवास के लिए उसका क्या कर रहा है? प्रयोग। वहाँ वहाँ के बाद देखिए, उप जिलाधिकारी, यानी कि जो आपका एसडीएम साहब होंगे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, स्व प्रेरणा से या ऐसे भूमिधर द्वारा दिए गए आवेदन पर, यानी कि धारा 80 के तहत घोषणा कैसे की जा सकती है? कौन करेगा? तो एसडीएम करेंगे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। एप्लीकेशन देने पर भूमिधर के करेंगे कि स्व प्रेरणा से भी कर सकेंगे? दोनों, अपने मन से, यानी कि उन्हें सूचना मिली, सुमोटो से क्या किए? घोषणा कर दिए, या आवेदन पर भी कर सकते हैं। विहित जांच करने के पश्चात या तो कोई घोषणा कर सकता है, यानी कि कर सकता है मतलब कि घोषणा करने के लिए बाध्य नहीं। इसी में पैसा लेते हैं, इसमें भी क्योंकि विवेकाधिकार है, तो पैसा दे दिए तो विवेक जागृत हो जाएगा, और पैसा न दीजिए तो विवेक क्या हो जाएगा? ध्वस्त हो जाएगा। तो कल बताया जाएगा, क्योंकि कई लोग भाई जिनका नहीं हुआ है आकर बैठे हैं बाहर, और आपका क्या किया जाए योजना बना रहे हैं। तो कल आगे क्लास पढ़ाया जाएगा, और थोड़ा समय भी बढ़ाया जाएगा। आपका थोड़ा बहुत समय और आधा घंटा कम से कम प्रयास करते हैं भाई कल से बढ़ाया जाए।
कल क्लास चलेगा भाई। कल भी अभी लेक्चर होगा इसमें, परसों हम लिखवाएंगे भू राजस्व। अभी एक दो क्वेश्चन और हो जाए तो 4 क्वेश्चन कम से कम एक साथ लिखवा जाए, क्योंकि घोषणा में थोड़ा बड़ा है, एक लगता है समय इसमें।